अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा या फिर अपने सारे पैसे ग्रांट, सब्सिडीज और प्रोजेक्ट्स में बर्बाद कर देगा? इन सभी बातों का जवाब हमें मिलेगा यूनियन बजट 2024 में। मिडिल क्लास को क्या मिला? क्या टैक्स बर्डन हल्का हुआ? पीएम की 3rd टर्म में उनका फोकस किन एरियाज में होगा? हम हमारे टैक्स के पैसे बड़े भरोसे से सरकार के हवाले करते हैं। ये पैसे हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर ये पैसे सरकार ठीक से यूज नहीं करती तो इससे सरकार से ज्यादा हमारा नुकसान है। इसलिए एक चौकीदार की तरह हमें सरकार पर नजर रखनी पड़ती है और इसीलिए हम सब साथ मिलकर सरकार से अकाउंटेबिलिटी भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम बजट 2024 के हाईलाइट समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है। आप मोबाइल फोन की शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं, भाई मुझे एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दीजिए। शॉपकीपर का पहला सवाल क्या होगा? सर, आपको मोबाइल खरीदना तो है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे मोबाइल्स हैं, बट आपका बजट क्या है? आपका बजट मेजरली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, आप कितना कमाते हो और दूसरा, आप कितना खर्च करना चाहते हो। लेकिन कुछ लोग वो फोन EMI पे भी ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है वो मोबाइल हैंडसेट उनके लिए जरूरी हो। ये 3 बातें आपके लिए समझना बहुत सिंपल है। इसी तरह अगर हम देश के बजट की बात करें तो ये भी समझना आपके लिए बहुत ही आसान। जैसे आपकी इनकम होती है वैसे ही देश का रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू टैक्स से आ सकता है, जैसे इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है, जैसे सेंटर किसी स्टेट को लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसके अलावा फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इन सबको मिला के देश का रेवेन्यू जनरेट होता है। सिंपल भाषा में इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करके ये अनुमान लगाती है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितने पैसे कमाएगी। बजट डॉक्यूमेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर होता है कि गवर्नमेंट के पास आने वाला 1 रुपया कैसे और किन सोर्सेज से आता है। आइए पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब रेगुलर इनकम, जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट, आपको रेगुलरली और रोजमर्रा में मिलने वाली इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो खर्चे आपको रोज लगते हैं, जैसे आपके बिल्स हो गए, ग्रोसरीज हो गई। गवर्नमेंट के केस में रेवेन्यू रिसीट्स जैसे इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, फीस, पेनल्टीज, ये सभी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज, पेंशंस। कैपिटल यानी वन टाइम या फिर वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट कभी भी वेदर को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसीट्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें एसेट क्रिएशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे रेलवेज को अपग्रेड करना, डिफेंस परचेज, हॉस्पिटल्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कैपिटल रिसीट्स में आती हैं ऑल बोरोइंग्स एंड ग्रांट्स। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह अनुमान लगाया है कि गवर्नमेंट इस साल इतने पैसे कमाएगी और एक्सपेंसेस होंगे 48,20,512 करोड़। इसका मतलब जितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है। तो इतना पैसा आखिर कहाँ खर्च होगा? चलिए इसको बजट डॉक्यूमेंट से समझते हैं। चैप्टर 2, बजट डॉक्यूमेंट। कोई भी बजट 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला, सरप्लस बजट, जिसमें इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होती। दूसरा, बैलेंस्ड बजट, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों इक्वल होते हैं। और तीसरा, डेफिसिट बजट, जिसमें एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होते हैं। आजाद भारत में सरप्लस बजट सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट किया गया 1951 में। उसके बाद जितने भी बजट आए सभी के सभी डेफिसिट बजट थे। आइए देश की टॉप 5 मिनिस्ट्रीज को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,58,150 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6,21,940 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2,78,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2,55,393 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,23,323 करोड़। इस बजट का सबसे बड़ा खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट पे होगा, पूरे 11,62,940 करोड़। इस बजट के हिसाब से इस साल 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स के फॉर्म में आएंगे। उसके सामने टोटल एक्सपेंसेस होंगे 48,20,512 करोड़। यानी गवर्नमेंट को ये एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए
16,13,312 करोड़ बोरो करने पड़ेंगे। चैप्टर 3, फोकस कहां पर हुआ है? इस पूरे बजट में फोकस कहां पर हुआ? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि इस मॉडर्न भारत में सिर्फ 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। कुल मिला के 9 प्रायोरिटीज की बातें हुई जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास पे हुआ। शुरुआत मिडिल क्लास से करते हैं। आपकी पूरी इनकम फिनिश करने के बाद अब गवर्नमेंट की नजर आपके सेविंग्स पर है। इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज तो हुआ बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। तो ये रहा हमारा न्यू टैक्स स्लैब जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0 से 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 to 7 लाख रुपीस पे आपको 5% टैक्स लगेगा। 7 to 10 लाख में आपको 10% का टैक्स लगेगा। 10 to 12 लाख रुपीस में 15% का टैक्स आपको लगेगा। 12 to 15 लाख से अगर आपकी इनकम है तो 20% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और 15 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कुल मिला के न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 17,500 का टैक्स रिलीफ एम्प्लॉइज को मिलेगा। दूसरा अगर बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शंस की तो उसमें 50,000 से लिमिट बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है और फैमिली पेंशन में जो लिमिट थी वो 15,000 थी जिसे बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। एक अच्छी बात यह है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 50 लाख से कम है तो आपकी इनकम टैक्स की फाइल रीअसेसमेंट के लिए 3 साल बाद रीओपन नहीं होगी। मेजर चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुए हैं जैसे कस्टम ड्यूटी, कैंसर रिलेटेड मेडिसिन सस्ती होंगी, मोबाइल फोन्स और उनके चार्जेस सस्ते होंगे और गोल्ड पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 6% तक कम कर दी गई। तो कहीं के टैक्सेस कम हुए और कहीं के टैक्सेस बढ़ाए गए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस 15% से बढ़ा के 20% कर दिए गए। वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्सेस 10% से इंक्रीज करके 12.5% कर दिए गए जिसका असर शेयर मार्केट पे भी देखने को मिला। फॉरेन कंपनीज पर जो टैक्स 40% होता था उसे कम करके 35% कर दिया गया है। चलिए आप टैक्स से आगे बढ़ते हैं। भारत में वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन काफी कम है जिसे इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि इंडस्ट्रीज के आसपास वुमेन्स ओनली हॉस्टल्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, साथ साथ क्रैशेस भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स दिए जाएंगे। अगले 5 साल में गवर्नमेंट ने 1 करोड़ युवाओं को देश के टॉप 5 बिजनेसेस में इंटर्नशिप देने का वादा किया है। 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके अर्बन हाउसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर भी फोकस होगा। रेंटल हाउसिंग मार्केट को और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की जाएगी। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस होगा। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में लोगों को रिमाइंड किया गया। हमारे जीडीपी का 3.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा। 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च होगा। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए एलोकेट हुए हैं। बिहार में 26,000 करोड़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एलोकेट किए गए हैं। इतना सारा पैसा सिर्फ 2 स्टेट्स को एलोकेट किया गया है। आप समझ रहे हैं ना? तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि आप बिहार और आंध्र प्रदेश को जरूर विजिट करें कि हमारा इतना बड़ा जो टैक्स का हिस्सा है वो इन दोनों स्टेट्स को एलोकेट किया गया है और कैसे इन पैसे को उड़ाया जाएगा। इससे हट के बात करें तो ओवरऑल जो फोकस हुआ है वो भारत का कर्जा कम करने पर हुआ है, यानी फिजिकल डेफिसिट। इस साल हमारा फिजिकल डेफिसिट 4.9 होगा और जिसे कम करके 4.5% तक करने का अनुमान लगाया जा रहा है। चैप्टर 4 लायबिलिटीज या कह लें उधारी। आइए फोन वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। मान लीजिए कि आपको एक आईफोन खरीदना है। आईफोन खरीदने की वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप करेंगे क्या? आप या तो किसी से उधार लेंगे या फिर लोन लेंगे, बात एक ही है। तो हमारी गवर्नमेंट भी वैसा ही करती है। तो गवर्नमेंट उधार लेती किससे है? हमारी सरकार हमसे ही लोन लेती है। देखिए, भारत एक डेफिसिट बजट चलाता है। कुल मिला के सरकार के रिसिट्स, उनके एक्सपेंसेस से तो बाकी बचा हुआ पैसा बोरोइंग से पूरा किया जाता है। गवर्नमेंट के पास डेट्स के लिए 2 ऑप्शन है। पहला इंटरनल डेट्स जो कि आएगा मार्केट बोरोइंग से, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, स्टेट प्रोविडेंट फंड से और बॉन्ड से। सेकेंड ऑप्शन है एक्सटर्नल डेट्स जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे देशों से लिया हुआ डेट्स। जब ये सारे पैसे कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से नहीं आ पाते हैं
तो गवर्नमेंट लोन लेती है। जैसे आप भी एक हद तक लोन ले सकते हैं, फंडिंग कंपनीज होती हैं वो आपके ऊपर भी एक लिमिट लगा देती हैं कि इसके ऊपर आप लोन नहीं ले सकते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिटेशंस होती हैं। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 लाया। ये एक्ट इंश्योर करता है कि सरकार एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद लोन लेना बंद कर दे, ताकि कोई एक सरकार अगले 5 साल तक लोन ले लेकर इस पूरे देश को कंगाल न कर दे। पेंडेमिक के बाद भारत के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि हमारे बजट का हर साल सबसे बड़ा हिस्सा वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। तो एट द एंड कंक्लूजन में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हर गवर्नमेंट के बजट में गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है और मिडिल क्लास को मिलता है सिर्फ ठेंगा। तो मिडिल क्लास के लिए सिर्फ 2 ही काम है, अपनी रोज की जद्दोजहद में फंसे रहो और टैक्स नियमित रूप से पे करते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।